नमस्कार, मैं हूं राजीव। हम बात कर रहे हैं बीते एक दशक में किस तरीके से वित्तीय क्षेत्र बदला है, खास करके म्यूचुअल फंड में किस तरह के बदलाव आए हैं। इसकी बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के सेल्स एवं मार्केटिंग प्रमुख मोहित भाटिया। मोहित जी, स्वागत है आपका। अब यदि हम चर्चा करें कि यहाँ पर पिछले एक दशक में किस तरह के बदलाव आए हैं म्यूचुअल फंड उद्योग में, और एक दशक की चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं कि एक तो यह दशक पूरा हो रहा है 2011 से 2020 का, और दूसरे खुद हमारी अपनी पत्रिका निवेश मंथन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा मौका है जब हम न सिर्फ पिछले दशक की समीक्षा करें, बल्कि आगे आने वाले दशक में किस तरह के अवसर हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, उनका भी एक लेखा जोखा लें। तो पिछले दशक की बात से शुरुआत करें तो पिछले दशक में म्यूचुअल फंड उद्योग किस तरह से बदलता हुआ नजर आया आपको? धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस 10 साल कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद। और आपका जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपके पत्रिका में जो सब आर्टिकल्स आते हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। आई थिंक उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। मैंने आपके साथ कुछ इन्वेस्टर इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपका एक जो पैशन है इस इंडस्ट्री में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का, आई मीन दैट इज वर्क वंडरफुली। तो प्लीज कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। और मेरा मेरा मानना है कि ये करता रहेगा आने वाले दशक में भी। तो जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेकेड रहा है जो पिछला फॉर द इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो अगर इसे देखा जाए तो इट कैन बी कॉल्ड द डेकेड ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन इंडिया। एंड विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2007-8 में, उसके बाद 2009 से 2012 तक जो इंडिया में ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स थी उसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स का जो शेयर था वो कम हो गया था। लेकिन 2011-12 के बाद ये शेयर बढ़ना शुरू हुआ और इट इज टुडे हायर देन द शेयर इन द फिजिकल एसेट्स इन टर्म्स ऑफ जो मनी इन्वेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आप देखें एग्जिस्टिंग एयूएम तो फिजिकल एसेट्स रियल एस्टेट में ज्यादा होगा, लेकिन एक ट्रेंड रिवर्सल पर है। तो अगर देखें फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री परस्पेक्टिव तो ये जो दशक है दिस कैन बी कॉल्ड द era ऑफ रिटेल बिल्डअप इन द एमएफ इंडस्ट्री via SIP। पिछले 5-7 सालों में ही 1000 करोड़ का जो एक मंथली थ्रूपुट आता था, उससे बढ़कर अब जो थ्रूपुट है वो करीबन 8000 करोड़ पर मंथ हो गया है। और इसका जो एक बड़ा एडवांटेज ये है कि एक प्रेडिक्टेबल फ्लोज इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इंडियन कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि पिछले 10 सालों में, और एक देखें तो 2009 में जो रेगुलेटर थे उन्होंने एंट्री लोड हटा दिया था म्यूचुअल फंड में। इससे ये हुआ कि ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंसी और बिजनेस मॉडल सबको चेंज करने पड़े, लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हुआ। उसके साथ साथ आपने देखा कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन बजट मैंडेटरी हो गया 2013 में, जो कि 2 बेसिस पॉइंट इन्वेस्टर एजुकेशन बजट एज पार्ट ऑफ द एयूएम हमें रखना था। और इससे अवेयरनेस बड़ी म्यूचुअल इंडस्ट्री में। SIP हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम अकॉर्डिंग टू मी, स्पेशली जो लार्जर सिटीज हैं वहां पर। और इसके साथ साथ जो B15 B30 में रेगुलेटरी चेंजेस लाए गए वो बहुत पॉजिटिव रहे। और एज अ रिजल्ट आज आप देखें तो AUM फ्रॉम स्मॉलर सिटीज हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, और इट्स इन द रेंज ऑफ दैट 17-18% एंड ग्रोइंग। और इसके अलावा जो पिछले दशक में हमने देखा कि रेगुलेशन हैज बीन डायनामिक लीडिंग टू एक ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंडस्ट्री में। जैसे मैंने बोला, कॉस्ट रिडक्शन हुई है। और एक और मेजर चीज ये हुई है कि एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनली फॉर इन्वेस्टर इंटरेक्शंस फॉर म्यूचुअल फंड। किस तरह से हम अपने इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं उसका एक टेक्नोलॉजी का एक मेजर उसमें रोल आया है अभी। अगर मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, अभी पिछले दशक में एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, वहां पे आपका 10 से 11% का कंपाउंडेड रिटर्न आया है। और ये अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें
टैक्स एफिशिएंसी देखें, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन देखें और लिक्विडिटी एस्पेक्ट देखें म्यूचुअल फंड्स के, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप इवन डेट फंड्स को देखें, जो कि म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं मेनली, उसमें भी अगर लास्ट 2-3 साल को छोड़ेंगे आप, तो पूरे डेकेड का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 से 9% कंपाउंडेड रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड होते हैं, गिल्ड फंड होते हैं, वहां पे इवन एज हाई एज 9 से 10% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। इसका मैं साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं, हम हमेशा कहते हैं दैट इज नॉट एन इंडिकेटर कि फ्यूचर में क्या रिटर्न आएंगे, बट ये इन्वेस्टर्स को देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो ओवरऑल रिटर्न जब आप देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं पिछले लास्ट डेकेड में और उससे प्रीवियस डेकेड में देखेंगे जहां पे काफी हाई कंपाउंडेड रिटर्न लोगों ने देखा, तो ये भी एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इससे पिछले दशक में और उससे पिछले दशक में इन्फ्लेशन रेट क्या था। तो इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे कि हमारा जो 8 से 10% या इंडिया में हाई इन्फ्लेशन होता था पहले सालों में, वो घट के 4 से 6% के बीच में आया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स का है वो एक बढ़ गया है। इसके अलावा आई थिंक एट एन इंडस्ट्री लेवल आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया है अभी इंडियन कैपिटल मार्केट्स का, आई वुड से बोथ इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर गुड बिजनेसेस, ऑल्सो एज अ बैलेंसिंग फोर्स फॉर एफआई इन्वेस्टमेंट्स। तो एक टाइम था जब एफआई इन्वेस्टमेंट आती थी और जाती थी तो इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, अभी भी पड़ता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अब आ रही हैं स्पेशली थ्रू द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आई थिंक एंड अल्टीमेटली द रिटेल इन्वेस्टर्स, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव इंडियन कैपिटल मार्केट्स पे पड़ रहा है। जी मोहन जी, जैसे शुरुआत में आपने जिक्र किया कि रेगुलेशन कुछ बदले, सेबी ने पहले एंट्री लोड हटाया या फिर चार्जेस को लेकर के कुछ बीच में और भी सुधार हुए, या इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जो एक अलग से फंड तैयार किया गया। तो शुरुआत में लगता है कि जैसे इंडस्ट्री को ये चीजें थोड़ी चुभी, लेकिन क्या अब उन चीजों का फायदा दिख रहा है आपको कि हाँ ये वास्तव में अच्छा हुआ इंडस्ट्री के लिए? जी बिल्कुल, आई मीन जो भी रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं और मतलब पर इसकी वजह से लोगों को अपना मतलब कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल एडजस्ट करना पड़ा है। जो भी एक म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं सबको रीएडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि द पेस ऑफ चेंज हैज बीन क्वाइट डायनामिक, थोड़ा फास्ट, बट हम लोग को ये देखना है कि ऑल दीज आर टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है कि a few things that continue to be a challenge which I see, जो मुझे लगता है ना कि जो हमें एज एन इंडस्ट्री एज स्टेक होल्डर्स काम करना है, वो ये है कि अभी भी पेनिट्रेशन जो म्यूचुअल फंड की है इंडिया में वो कम है कंपेयर टू ग्लोबल कंट्रीज जो हैं, ग्लोबल पीयर्स जो हैं इंडिया के साइज की जो कंट्रीज हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा पेनिट्रेशन अभी कम है, 9-10%, ये बाकी देशों से काफी कम है। अवेयरनेस जो है जनरली म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में अभी भी लो है। वो एक दौर था जब ये नियम लागू किए गए तो बहुत सारे वितरकों को लगा कि अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, हमारे काम करने का कोई फायदा ही नहीं रह गया। क्या वह सेंटिमेंट, उस तरह की भावना अभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स में, वितरकों में दिखती है, या अब लोग एडजस्ट हो गए हैं और नया मॉडल अपने काम करने का निकालने लगे हैं? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, और मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पहले हम उनको आईएफएस बोलते थे, अभी एमएफटीज बोलते हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हैंड होल्डिंग का, एक्सप्लेन करना इन्वेस्टर्स को, उनको एक गाइडेंस देना। और जैसे आपने बोला और हमने डिस्कस किया कि रेगुलेटरी चेंजेस ऐसी आई हैं जिसमें पूरे इकोसिस्टम में सबको अपना मॉडल, बिजनेस मॉडल एडजस्ट करना पड़ा है, कॉस्ट एफिशिएंसी बिल्डअप करनी पड़ी है। तो उस लिहाज से बिजनेस मॉडल में जिन्होंने चेंजेस की हैं और पीपल who have been able to build a scalable business model, I think they are still doing very well. Okay, but yes, I mean compared to some of the other industries, अगर आप देखें इंश्योरेंस में देखें या रियल एस्टेट में देखें, तो जो इंटरमीडियरीज हैं उसकी द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व
has not grown at the pace that we would have really wanted. तो एक वो need है, because अगर industry को grow करना है manifold, okay, तो एक 100 लाख करोड़ की अगर इंडस्ट्री बनना है हमें, तो उसके लिए इंटरमीडिएशन विल डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड. और इसके अलावा एक कन्विक्शन होती है कि भाई मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में वॉलेटिलिटी है, पर लॉन्ग टर्म में दे टेंड टू जनरली परफॉर्म बेटर देन फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स. एक ये जो कन्विक्शन है, कंफर्ट है, दिलासा है, वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इन्वेस्टर्स को सर्टनली दिला सकता है. ये किया है पिछले कई सालों में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, और वो करते रहेंगे. और जैसे मैंने आपको बताया है ना, आपने एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि यस, सम ऑफ देम हैव बीन अफेक्टेड, बट जो लोग एडजस्ट कर गए हैं, जिन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन किया है करेक्टली, तो उनके लिए एक स्केलेबिलिटी बन गई है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए क्लाइंट्स आ रहे हैं. जो एक क्लाइंट पहले सपोज एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ में बैठे थे, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो था वाज लिमिटेड टू लखनऊ. नाउ विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इतने स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के अपने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल्स हैं, और MFU है. सो बहुत सारी और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो लार्ज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब ब्रोकर मॉडल्स रन करते हैं. तो उसमें टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, जहाँ पे आप अपने शहर में बैठे हुए दूसरे शहरों के इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं, उनको इन्वेस्ट करा सकते हैं. तो जिन्होंने नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया है, अच्छी एडवाइस दी है, तो दे हैव बीन एबल टू डू वेरी वेल. तो अब जो नया दशक है उसमें किस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे बढ़ती हुई लग रही है, किस तरह से नए रुझान बनेंगे इसमें? ग्लोबली हमने देखा कि ETFs और पैसिव फंड्स एक प्रोमिनेंट हुए ग्लोबली. इंडिया में शुरू हुए हैं. इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक EPFO हैव आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इंडिया में. उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है मार्केट्स में, मेनली इन दी ETFs एंड इंडेक्स फंड्स. So that again is an aspect that will have its impact on the Indian mutual industry. But सबसे important चीज ये है कि एक जो हम चेंज देखेंगे फ्रॉम अ इंडस्ट्री परस्पेक्टिव इज ऑल्सो कि जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो थे वो पहले इन्वेस्टर इंटरेक्शन में यूज हो रहे थे, पर मुझे लगता है कि उनका इम्पैक्ट जो है इन दी ओवरऑल बिजनेस भी आएगा इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. जैसे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टर एंगेजमेंट है. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका इम्पैक्ट आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर भी आएगा. तो व्हाइल पैसिव एंड एक्टिव बोथ फंड्स विल बी देयर, हमारा ऐसा मानना है कि ये इंडिया में स्पेस दोनों के लिए है. तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उसमें ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, वो मुझे लगता है ETFs की तरफ जाएंगे. उनका फिर भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो नए प्रोडक्ट्स, जैसे बाहर की कंट्रीज में हम देखते हैं कुछ इनहैंस्ड इंडेक्सिंग प्रोडक्ट्स या क्वांट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें जाएंगे. अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देखते हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर है, मास एफ्लुएंट है या HNI है, मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग स्टिल दे विल सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन एक्टिवली मैनेज फंड्स. ये जो अल्फा क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, इंडेक्स से बढ़कर जो रिटर्न्स आने की अपॉर्चुनिटी है, वो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर और उसके अलावा चूजिंग दीज एक्टिव फंड्स के जरिए से आ सकती है. ऑन द प्रोडक्ट साइड मेरा ये मानना है कि न्यूअर इन्वेस्ट सेगमेंट्स जो हैं which will be popular through the mutual fund route certainly is international funds. हमने ऑलरेडी देखा है कि इंटरनेशनल फीडर फंड इंडिया में पॉपुलर होने शुरू हो गए हैं. अभी कुछ AMCs ने लॉन्च भी किए हैं, और इसका फायदा ये है कि आपको एक सर्टेन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, क्योंकि हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट का है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन. तो डाइवर्सिफिकेशन जब हम सिक्योरिटीज के अक्रॉस या फंड्स के अक्रॉस देखते हैं, तो उसी तरह से हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी देखनी है, बिकॉज अगर एक मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही तो रिटर्न्स दूसरी मार्केट से आ सकते हैं. और हालांकि हर कंट्री में और हर पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक कंट्री बायस होता है, लेकिन फिर भी अगर 10 से 15% इंटरनेशनल फंड्स होंगे तो उससे पोर्टफोलियो को काफी लाभ हो सकता है. इसके अलावा मुझे लगता है क्वांट
क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड फंड्स जैसे स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग है, जो कि अभी बाहर पॉपुलर हुए हैं, मुझे लगता है अगले दशक में इंडिया में भी आएंगे। और इसके अलावा जो ESG ओरिएंटेड फंड्स हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ओरिएंटेड फंड्स हैं, वो भी पॉपुलर होंगे इंडिया में, एज द अवेयरनेस अराउंड all these factors increases. इसके अलावा कमोडिटी ओरिएंटेड, रियल एस्टेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएंगे। और इम्पोर्टेंटली सॉल्यूशंस, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, वेल्थ क्रिएशन सॉल्यूशंस, जहाँ पे the objective is in a way better defined कि भाई मैं अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा हूँ या मैं अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए सेव कर रहा हूँ। थोड़ी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें टाई इन होती है, उस टाइप के सॉल्यूशंस विल आल्सो बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट गोइंग फॉरवर्ड। एक निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगले दशक में किस तरह के नए अवसर दे रही है? इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज जो हैं म्यूचुअल फंड्स में, like I said, besides looking at regular investing through SIP और STPs, ये जो नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया, न्यू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, they will also become important. So और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कंपनीज और AMCs जहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, वो कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस इन्वेस्टर के सामने पेश करेंगे, which can help them meet their investment goals. So and I would strongly recommend कि अगर if they take the help of an expert like a good mutual fund distributor or advisor, they can help them choose and review funds, various schemes, securities in line with जो एक इन्वेस्टर का अपना एसेट एलोकेशन है, रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है। यहाँ पर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नज़र से देखें तो जो चुनौती है, जैसा आपने जिक्र किया शुरुआत में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, रीच बढ़ाई जाए, उसके लिहाज से नए दशक में आपको क्या संभावनाएं लगती है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस चुनौती से कैसे निपटने वाली है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि आपका जो डिजिटल इकोसिस्टम है, दैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जो है आगे इन टर्म्स ऑफ ना आपका इंक्रीजिंग योर रीच फॉर योर इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही जाना है, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन है या म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन हो रही है या म्यूचुअल फंड की सर्विस हो रही है, वहां पे आपको प्रेजेंट होना है। अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं जहां पे आप एक वेरिएबल कॉस्ट मॉडल्स आप रन करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो that can really help scale up both the distribution network as well as penetration for the industry. So मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में इवन 500 रुपीज के साथ आप एक म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और टैक्स एफिशिएंट है, it has got a long track record now, so there is no reason why we should be holding back. जी, तो मोटे तौर पे यहाँ से 10 साल बाद जब 2021 से 2030 का दशक पूरा होगा, तो फिर आपको इस देश की अर्थव्यवस्था, हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हमारे मार्केट्स और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इनकी तस्वीर कैसी बनती हुई लग रही है 10 साल बाद यहाँ से संक्षेप में? तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन मार्केट्स बोथ इक्विटी एंड डेट जो है, एक तो ग्लोबली प्रोमिनेंट होंगी। लोगों का, और जो नए मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स, यंगर इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो है एक इन्वेस्टमेंट मोड जो है बोथ इन मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, और इससे ये होगा कि उनका एक वेल्थ क्रिएशन जो है विल एक्चुअली रिजल्ट फ्रॉम choosing the right asset allocation which is suited for each one's individual needs. तो मेरा मानना ये है कि आने वाले दशक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू एग्जिबिट आई थिंक अ ग्रोथ ऑफ एनीवेयर बिटवीन 15 to 20%। मुझे ऐसे लगता है 15 से 20% का ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होना चाहिए अगले 5 से 10 साल में। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा, लार्जली बिकॉज the industry will be able to demonstrate and the markets will be able to demonstrate sustainable growth backed by India's long-term growth story, favorable demographics। एक ये चीजें हम लोग सुनते हैं, but these are things which are really big factors
और हालांकि छोटे मोटे हिकअप्स आते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती है, बट ब्रॉड ट्रेंड जो है according to me for the next 10 years will continue to be very very strong for India. जी बिल्कुल मोहित जी, उम्मीद करते हैं कि इस दशक में 2021 से 30 के दशक में भारत आगे बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, बाजार आगे बढ़ेंगे और उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री निवेशकों को अपने लिए एक अच्छी संपदा जुटाने में, अच्छी समृद्धि जुटाने में भरपूर मदद कर सकेगी, अपना पूरा योगदान कर सकेगी। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद राजीव जी, और वंस अगेन मेरी शुभकामनाएं निवेश मंथन के 10 साल कंप्लीट होने पे। प्लीज कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क। जी धन्यवाद। थैंक यू।